आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। आज हमारे साथ हैं राशिद अनवर साहब और मैं राशिद अनवर साहब का इस्तकबाल करता हूं। राशिद अनवर साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं और मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे कि आप सबसे पहले अपने तारुफ कराएं। मेरा नाम राशिद अनवर है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया का जिला सदर हूँ। तो राशिद अनवर साहब, आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, जिला सदर हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, इस पार्टी के बारे में आप हमको बताइए, ये पार्टी क्या है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है तो ये सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद है, लेकिन कितनी सीटों पर आपकी पार्टी जो है बिहार में लड़ रही है या सिर्फ सीमांचल या तक निशाना है? देखिए, इस पार्टी का जो आगाज़ हुआ ये हैदराबाद से हुआ जी, और आज हैदराबाद के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में ये पार्टी फैल रही है। तमाम हिंदुस्तान के तमाम तर मजलूमों की, दलितों की निगाह इस पार्टी पर है और इस पार्टी से उम्मीद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान के और दूसरे जगह पर भी चुनाव लड़ी और कामयाब भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में हमारे एमपी हैं, महाराष्ट्र में हमारे कॉरपोरेटर हैं, महाराष्ट्र में हमारे एमएलएज हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे कई कॉरपोरेटर हैं और हम लोगों ने बिहार में जब चुनाव हुई, बिहार से भी अल्हम्दुलिल्लाह उपचुनाव में हमारे एक एमएलए सीमांचल से भी मौजूद। आपके अभी तक इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने एमपी हैं? 2 एमपी हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 एमपी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आपकी ये पॉलिसी चल पाएगी? जब एक मर्द मुजाहिद शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये बता दिया कि एक तनहा वो शख्स जो हैदराबाद से आकर दिल्ली के पार्लियामेंट में तमाम तर मजलूमों की, तमाम तर बेकसों की, तमाम तर दलितों की एक मजबूत आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, एक मजबूत आवाज़ बनकर जो उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी और मुसलमान के हक में ही सिर्फ बात करते हैं। तो क्या आपका मौक़िफ़ है जो बिहार में आप जो है कोई छवि पैदा करेंगे, यहाँ पर कोई सिक्का जमाएंगे और यहाँ के इलेक्शन आप जीत पाएंगे? ये सिर्फ मुस्लिमों की ही पार्टी नहीं है, ये इतनी दलितों की भी पार्टी है, ये आदिवासियों की भी पार्टी है, हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों, तमाम समुदाय की पार्टी है जो हमारी विचारधारा पर चलती है, जो आपसी इत्तेहाद के साथ काम करती है। आपको पता होगा पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव हुई, 17 उम्मीदवार हमारे जो है गैर मुस्लिम भाई थे, हिंदू बिरादरी के लोग थे। झारखंड में चुनाव हुई, वहाँ पर भी गैर मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदू भाई थे और कई उम्मीदवार थे। तो ये जो लोगों का एक वहम है जो लोगों के दिलों में डाल रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं, ये तमाम तर मजलूमों और बेकसों की पार्टी है, ये सभी धर्म और समुदाय के लोगों की पार्टी। क्या सीमा है आपका? आपने क्या मुद्दा अपनाया है? आपका क्या मिशन है बिहार इलेक्शन का के बारे में? इससे पहले आपने ये कहा तो मैं आपको बता दूं, हमारे सदर, राष्ट्रीय सदर अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, दलितों की भी लड़ाई लड़ते हैं और हिंदू भाई की भी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता होगा, याद होगा, सबरीवाला वाला मंदिर में आवाज़ उठाने वाले का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कन्हैया कुमार जब आरोप लगा था और उमर खालिद पर जब आरोप लगा था तो सबसे पहला सदन में आवाज़ उठाने वाले का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने दलित समाज के लोगों को मार दिया जाता है, उस पर भी आवाज़ उठाने वाले का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये मुद्दे हैं आपके जो बिहार इलेक्शन में आप इलेक्शन जीत पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ ये बात कि आप हमको ये बताइए, अभी इससे पहले बिहार के अंदर में लालू प्रसाद की हुकूमत थी और 15 साल तक ये हुकूमत उनकी चलती रही। उसके बाद नीतीश कुमार की हुकूमत आई। बिहार के अंदर जो विकास का काम हुआ है वो हम और आप देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नीतीश कुमार ने जो कुछ भी काम किया, लेकिन लालू प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खिलवाड़ किया है। और अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे देहात के ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड, सड़क, पुल पुलिया का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही पड़ी की पड़ी है जैसा कि पहले था। क्या आपकी सरकार बनती है, अगर आप बिहार इलेक्शन जीतते हैं, तो क्या यहाँ के जो मजदूर प्रवासी लोग हैं जो हमारे स्टेट से बाहर के ज़िलों में जाकर खड़ते हैं, स्टेट में जाकर खड़ते हैं और बिहार के बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, तो क्या इसके लिए आपकी पार्टी कुछ सोचती है? देखिए, हमारी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, हमारी लड़ाई आवाज़ बनाने की है। अच्छा, हमारी लड़ाई वो है कि हमारी आवाज़ बने, बिहार असेंबली में हमारे
लोग चुनकर यहाँ से जाएं और ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे चुनकर जाएं, जो हमारी आवाज़ बनकर पूरे असेंबली में पूरे राज्य के फलाह और तरक्की की बात करें, पूरे राज्य के मजलूमों के लिए बात करें, पूरे राज्य के दलितों के लिए बात करें। हम आवाज़ बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। सरकार में हम भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को योगदान देंगे जो हमारे विचारधाराओं के साथ, हमारे शरायतों के साथ हमारा साथ देने के लिए हमारे लोगों को। आपकी पार्टी बिहार में कितने सीटों से लड़ी? मैं पहले मेरे सवाल को खत्म होने दीजिए, जवाब को पूरी होने दीजिए। आपको बताऊं कि आपने कहा लालू यादव की बात। लालू यादव पिछले 15 सालों से बिहार में हुकूमत की, मगर लालू यादव के राज में अपराध चरम सीमा पर था। लालू यादव ने जब बिहार को जंगल राज बनाने का काम किया, लालू यादव के वक्त में विकास कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ यादवों को बढ़ाने का काम किया, मगर मुसलमानों को हमेशा जो है ज़मीनी सतह से नीचे रखा, मुसलमानों को कभी उभरने नहीं दिया गया। आप दूसरी बात ले लीजिए, आपने कहा 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार ही रही, नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ने भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। नीतीश कुमार के वक्त में, नीतीश कुमार के शासनकाल में भी अपराध चरम सीमा पर रहा। नीतीश कुमार के शासनकाल में कई बालिका गृह में जो है लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर वाला बालिका गृह का वो याद होगा आपको। उसके बाद एक गांव अररिया का जो गांव है झमटा गांव, जहां 25,000 की आबादी है। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भी आज उस परवान नदी पर पुल नहीं बना है। सैलाब जब आती है तो वो गांव पूरी तरीके से जो है सैलाब के जद में आ जाता है और बीच में बसा है वो गांव। जब कभी कोई परेशानी होती है तो लोगों को घूमकर न जाने किस किस मुश्किलों से का सामना कर उसको जो है शहर को आना पड़ता है। तो विकास हम कैसे समझ जाएं, जबकि 72 साल में 25,000 की आबादी वाले जगह में आज तक पुल नहीं बना उस नदी पर। तो विकास कहाँ है? कोई भी सरकार हो, किसी भी की पार्टी की सरकार हो, ये सब जुमलेबाजी करती है। ये विकास को जमीनी स्तर पर लाने का काम नहीं करती है, ये सिर्फ अपने जाति और समुदाय के लोगों को बढ़ाने का काम करती है। आपकी पार्टी के बारे में ये बहुत मशहूर है कि ये वोट काटने के लिए करें, क्या कहेंगे आप इसका? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये चाल कांग्रेस वालों का है, ये भरम जो है बीजेपी वालों का है, ये भरम आरजेडी वालों का है। इन लोगों ने इतने दिनों से यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को जो है एक मोहरा बनाने का काम किया, मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। जब इनको लग रहा है कि नसरुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं और जो है ये एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर में दिमाग में ये डाला जाता है कि ये जो है वोट काटने वाली पार्टी है। जबकि मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, हमारी पार्टी ने वहां से चुनाव लड़ा। क्या हुआ? आज भाजपा की सरकार वहां नहीं है, आज शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको बता दूं झारखंड के बारे में, झारखंड में हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी। झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, मगर आज वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है। ये सब भ्रम है, लोगों के दिमाग में एक वहम डाला जाता है, तरह तरह के वसवसे डाले जाते हैं ताकि वो उनके बातों पर आकर दिग्भ्रमित हो जाए। मगर मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के बात पर नहीं आइए, आप अपने सियासत हिकमत अमली को तय करिए। अगर आप सियासत हिकमत अमली तय नहीं करिएगा तो वही हाल होगा जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया था। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही आप लोगों के साथ किया जाएगा। तो क्या राशिद साहब, आपको ऐसा लगता है कि पुरानी जितनी पार्टियां हैं बिहार में उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, क्या आप उनको उखाड़ पाएंगे? बिल्कुल उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा इरादा नेक नियति के साथ है। हम जो है अवाम की भलाई के लिए, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। और क्या मौके पे आपका जो कि आप उनको उखाड़ फेंकेंगे और इलेक्शन जीतेंगे? इलेक्शन हम हाल में जीतेंगे, इसके ये साफ होता है कि आप देखिए अभी पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव जीती। हमारे एक एमएलए वहाँ पर मौजूद हैं, उनके काम को देखिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को हैदराबाद में देखिए, महाराष्ट्र में हमारे एमएलए के काम को देखिए। इन सब कामों को दिखाकर आज हैदराबाद में किसी भी गरीब बच्ची की शादी होती है, हुकूमत के जानिब से उसको 2 लाख रुपए दिया जाता है। आज सर हैदराबाद में अवैसी हॉस्पिटल है, प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल है, न जाने कितने कॉलेजेस हैं जहां पर फ्री में तालीम दी जाती है। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने काली मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड दिया और मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड दिया। तो हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमान सभी समुदाय, सभी धर्म के जाति को लेकर मिलाकर काम करने, हमारा मकसद सिर्फ विकास है, हमारा मकसद देश की उन्नति और तरक्की। तो चलिए आप उनको बता दीजिए कि आप बिहार की कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? अभी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब ने जो पहली सूची जारी की उसमें 22 जिलों के 32 विधानसभा का नाम था।
अभी और भी कई सूची कई लिस्ट जारी होंगे, साथ पूरी तवानाई के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जीतने की नीयत से लड़ेंगे और जीत कर इंशाल्लाह चलिए आप सरकार बनाने में अररिया की सीट को आप ओके कीजिए, किसको टिकट मिलता है? ये पार्टी आला कमान का फैसला होगा कि टिकट अररिया से किसको मिलेगा, ये पार्टी आला कमान फैसला। सपोर्टेड मान लेते हैं अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप अपनी कुछ कारकर्दगी हमें बताएंगे जो अररिया वासियों के लिए आपने किया है, क्यों कर अररिया वासी आपको अपना नेता माने? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो फंडा है वो तमाम तर पार्टियों से अलग है। दूसरी पार्टियों में लोग पैसे देकर टिकट लेते हैं, दूसरी पार्टियों में लोग पावर दिखाकर टिकट देते हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं को टिकट देती है जो ज़मीनी सतह पर जुड़कर शुरू से जुड़कर काम करता है और वो हर तरह से मजबूत होता है, उनके अंदर इल्मी सलाहियत होती है, उनके अंदर काम करने का जज्बा होता है, तभी उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन दीगर पार्टियों की तरह नहीं है, उन दीगर भ्रष्ट पार्टियों की तरह नहीं है कि काम करेगा कोई और जाकर एक सूटकेस भरकर जेल लेकर जाएंगे और शाम को टिकट फाइनल कर लेके आएंगे। इलेक्शन के मौके से बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे पार्टियों का अपना अपना एक उसूल होता है, बहुत किस्म से वो अपनी जो है वर्करी करते हैं, काम करते हैं। आपका क्या उसूल है? आप देखिए, आपने कहा कि आपको लोग वोट क्यों दें, तो मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 12 साल से पॉलिटिक्स में हूं, राजनीति में हूं। मैं पहले लोक जनशक्ति पार्टी का जिला महासचिव रहा, उसके बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा में चली गई तो हमने उस पार्टी को छोड़ने का काम किया। फिर हमें लगा कि नीतीश कुमार जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा विचार रखती है, मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखती है और विकास का काम करती है, तो हमने नीतीश कुमार के दामन को थामा। फिर उन्होंने मुझे नगर का अध्यक्ष बनाया और हमने 2 साल तक नगर अध्यक्ष पद पर हम रहे और लगातार मेहनत और कोशिश किए, मगर महागठबंधन के सरकार के बाद जब नीतीश कुमार फिर से भाजपा के गोद में चली गई तो हम लोगों ने उस पार्टी को छोड़ने का काम किया। तो राशिद अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे था और आपने सारी बातों का जवाब दिया। दरअसल मैंने ये बात इसलिए आपको कही कि आपके मुखालिफ बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता होंगे जहाँ पर ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जड़ें मजबूत हैं और सियासी एतबार से बहुत मजबूत भी हैं वो लोग, और यहाँ पर हर वो पहलू वो लोग इख्तियार कर लेते हैं। खैर, आपने उसका जवाब दिया। राशिद अनवर साहब, आप युवा नेता हैं और बहुत सारे काम आप करते हैं, उसको हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एतबार से अररिया ज़िला के आप सदर हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे नेशनल रूट टीवी के स्टूडियो से पब्लिक को? मैं नेशनल स्टूडियो टीवी के इस चैनल के माध्यम से उन तमाम अररिया वासियों को और खासकर अररिया विधानसभा वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये खबर देना चाहता हूँ कि अररिया वालों, आप ये देखिए कि आपने जितने भी नुमाइंदे को चुनकर आज तक हमारे पार्लियामेंट या हमारे असेंबली में भेजने का काम किया है, आपने एक आवाज़ बनाकर यहाँ से भेजा है, मगर जिन लोगों को आप लोगों ने मुंतखब किया, कभी पार्टी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी टिकट के नाम पर, ये लोग चुनकर तो जाते हैं, मगर ऐसे लोग चुनकर जाते हैं जो देखते सब कुछ है, सुनते सब कुछ है, मगर सदन में जाकर सबसे पीछे की सीट पर बैठते हैं, मगर बोल कुछ नहीं पाते। जिसको हम अपनी आवाज़ बनाकर भेजते हैं वही गूंगा और बहरा होगा, तो यकीन मानिए वो अपने औलाद की मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल बना सकता है, मगर यहाँ के अवाम की, यहाँ के गरीब मजलूमों की मुस्तकबिल की हक की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। इसीलिए इस बार ऐसे लोगों से, ऐसे सियासी पार्टियों से और ऐसे लोगों से जो कि राजनीति में एक पकड़ रखते हैं, जिनको लगता है कि हमारी बपोती है, हम जो है चुनाव जीत कर आएंगे, चाहे पावर के दम पर हो, चाहे पैसे के दम पर हो, आप लोगों से दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जड़ से उठाकर फेंकने का काम आप करेंगे और एक मजबूत आवाज़ को बनाकर अररिया असेंबली से, और अररिया ही नहीं पूरे सीमांचल, पूरे बिहार से ऐसे लोगों को मुंतखब करके भेजिएगा जो आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़े। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला वाहिद एक शख्स है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। शुक्रिया अल्लाह। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे नेशनल रूट टीवी और हमारे साथ थे राशिद अनवर साहब और मैं आपका दोस्त वसीम नदवी। दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर भी करें। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ जाए तो लाइक भी करें। शुक्रिया। वसीम नदवी।